विचार क्रम के बाद जो पॉइंट्स है वो सार्थकता है। सार्थकता अर्थात सार्थक रूप से हम किसी निबंध या लेख को लिखें, सार्थक हो। निरर्थक शब्दों का प्रयोग बार बार न करें, एक ही शब्दों का बार बार दोहराव न करें, एक ही वाक्य को दो बार नहीं दोहराव करें। निरर्थक शब्द का प्रयोग करने से हमारी जो लेखन की प्रभावशीलता है वो कम होती है। इसलिए हमें सार्थक शब्द की हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या लिखे हैं और इसको हमें अंत तक बनाए रखना है कि हमें उसी के संबंध में लिखना है, उसी के इर्द गिर्द घूमना है। ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं कहीं और हम विषयांतर हो जाएं, तो इस तरह से आपको सार्थकता भंग हो जाएगी। हंसुआ के विवाह में खुरपी का गीत एक कहावत है व्याकरण में, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सार्थक टू दी पॉइंट होना चाहिए, उसी से संबंधित बात हम लिखें जिसको कि सीधे एग्जामिनर को आकर्षित करे और अच्छे अंक देने के लिए वो मजबूर हो जाए। सार्थकता जो बात शैली का मतलब होता है ढंग। शैली कई प्रकार की शैलियाँ होती है, विचारात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, अन्य शैलियाँ। अर्थात सभी तरह के निबंध एक शैली में हम नहीं लिख सकते। अगर जैसे कुछ है विचार करने योग्य, अगर साहित्यिक निबंध है तो उसको हम विचारात्मक शैली में लिखते हैं, जैसे छात्र और राजनीति या स्त्री शिक्षा इत्यादि इत्यादि, तो ये विचारात्मक शैली में है। अगर हम किसी तरह का निबंध लिखते हैं जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिख रहे हैं तो वो विवरण करिए, वर्णन करिए, उसको वर्णनात्मक शैली में हम लिख सकते हैं कि हमने कैसे अपने विद्यालय में मनाया, तो उसको आप वर्णन कर सकते हैं, वर्णनात्मक शैली में लिखते हैं। इसी प्रकार से शैली का बहुत ढंग होता है। हम शैली से बहुत लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी ने कहा अपने किसी आदरणीय व्यक्ति को कि आइए, पधारिए, बैठिए, ये हमारी शैली होनी चाहिए, जी लगा करके बातचीत करें, ये हमारा ढंग, ऐसी शैली है। और एक कहता है आ जाओ, बैठ जाओ, खा लो, पी लो, ये सब क्या है? ये शैली का ही निर्भर है। और हमारा शैली पर बहुत निर्भर, ऐसे कहते हैं ना, स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। शैलियाँ अपनी अपनी होती है और अपने अपने ढंग से वो शैलियों के आधार पर हमारा जो लेखन है वो प्रभावशाली बनता है। शैली आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम अपने शैली में लिखें, और उसी तरह के विवरणात्मक है तो विवरणात्मक, विचारात्मक है तो हम शैलियों का विचार जरूर कर लें निबंध लिखने समय। इसके बाद है वर्तनी। वर्तनी में होता है मात्राओं का ज्ञान, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा। आप देखिए, उसको बोल के देखिए, उस ऐसी चीज़ों को बोल करके देखिए कि भाई क्या है इसमें। अगर मात्रा कहीं अगर ज़्यादा जोर पड़ता है तो बड़ी मात्रा होती है, कम जोर पड़ता है ध्वनि तो वहाँ हम छोटी मात्रा लिखते हैं। तो ऐसे तो बड़ी छोटी मात्रा, हर्ष और दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ी मात्रा, जहाँ ज़्यादा जोर पड़ता है। जैसे एक शब्द है, हम देखेंगे चीनी, देखिए जोर कैसा पड़ता है, चीनी, दोनों पर जोर है, दोनों में बड़ी मात्रा होगी। अगर हम लिखते हैं किसी तो क पर थोड़ी कम मात्रा बढ़ती है, जिसमें एक मात्रा होती है, और स में दो मात्रा होती है। तो यहाँ हमें वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही ऊ की मात्रा में होते हैं, ई की मात्रा में होते हैं। जहाँ ज़्यादा जोर पड़े, जहाँ लगता है कि इसमें दो मात्राएं होगी, तो वहाँ हमें निश्चित रूप से दो मात्रा का प्रयोग करना है, दीर्घ मात्रा का प्रयोग करना है वहाँ पर। तो ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। हम ध्वनि के आधार पर ही लिखावट करें। और हमारी जो हिंदी है वो वैज्ञानिक हिंदी है, इसमें तो बिल्कुल ध्वनि और लेखन दोनों एक जैसा होता है। अंग्रेजी की तो नहीं होता है। जो अंग्रेजी भाषा में देखते हैं PUT पिट पुट होता है और BUT बट होता है, तो हमारा नहीं है। हमारी तो ध्वनि वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक आधार पर हम अगर बोल करके लिखें तो हमें कोई भी वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं हो सकती है। फिर वर्तनी के बाद आप देखिए विरामादि वर्ण विन्यास है। विराम चिन्हों का प्रयोग करें, जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ पूर्ण विराम, जहाँ अल्प विराम है वहाँ अल्प विराम, जहाँ किसी तरह का आप कोष्टक का प्रयोग करते हैं, कहाँ हाइफन का प्रयोग करते हैं, कहीं डैश का प्रयोग करते हैं, इसका हमें करना चाहिए। हमारे हिंदी में वर्ण विन्यास का भी बहुत बड़ा महत्व है। वर्ण को विन्यासित करना है, जहाँ देखते हैं श और श में अंतर होता है, शंकर और शंकर में अंतर होता है, तो वर्ण का प्रयोग करेंगे। ऐसे नहीं तालव्य श के बदले भी अगर हम दंत श का प्रयोग कर देते हैं शंकर में, तो अशुद्धियाँ हो जाएगी, जिसका मतलब वर्ण संकर हो सकता है।
अगर हम लिखते हैं भगवान शंकर के लिए तो हमें निश्चित रूप से तालव्य स्वर का लिखना चाहिए। तो वर्णों का विन्यास है, नो 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 और नो दोनों में अंतर है, रो रो में अंतर है। तो यहाँ वर्ण को भी ध्यान में हमें रखना है, तब हमारी जो है लिखावट अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी। और भाषा में लचीलापन होना चाहिए। सामान्य भाषा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी भाषा को खूब क्लिष्ट कर दें। सामान्य भाषा में आप लिख सकते हैं, बोलचाल की भाषा में आप लिख सकते हैं, लेकिन इन सारी अशुद्धियों को, इन सारे नियमों को ध्यान में रखना है। फिर एक बार सुन लीजिए क्या क्या है। शब्द चयन, वाक्य गठन, विचार क्रम, सार्थकता, शैली, वर्तनी एवं विरामादि, वर्ण विन्यास। अब देखिए, वर्तनी अलग है, विराम चिन्ह अलग है, वर्ण विन्यास अलग है। इन सारे चीज़ों का ध्यान में रखने के बाद ही हम अपने लेखन को प्रभावशाली बना देंगे और हमें अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। कोई संदेह नहीं है कि आप अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और हिंदी तो मातृभाषा है। मान लीजिए, अब कहते हैं लोग हल्का में लेते हैं कि भाई हिंदी है, अरे पास करने के लिए हिंदी माता की भाषा है। लेकिन अगर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, 90-95 नंबर अगर लाते हैं या 100 में से 100% नंबर लाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। हिंदी में पास करना आसान है, लेकिन अच्छे अंक प्राप्त करना कोई आसान नहीं है। ये साहित्य है। इसमें साहित्य में ऐसे तो है, साहित्य का परिभाषा ही होती है सर्वहितस्य भावम इदम साहित्यम। सर्वहित का भावना है, इसलिए लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन शुद्धिकरण पर ध्यान देना है, तभी भाषा आपकी प्रभावशाली हो सकती है। तथास्तु, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसी प्रकार से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस तरह के सभी बड़े बड़े IAS वगैरह या प्रवक्ताओं की परीक्षा के लिए भी प्रश्न पत्र मैं डालने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।